बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर, है ना। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। तो चलिए भाई इसको ले जाकर के बाहर से लगा दीजिएगा। तो हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो फिर अगर हम मोटी बात ये करें भाई, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से अगर हमसे कोई पूछता है कि वेपर प्रेशर क्या है, तो हम कह देंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो पहला पॉइंट तो हम चलिए यही लिख देते हैं भाई, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वेपर प्रेशर इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चलो हम पहला पॉइंट लिख देते हैं भाई कि वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को शॉर्ट में लिखा जाए तो भाई चलो ठीक है, वेपर प्रेशर इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो वेपर प्रेशर जो है मैटर की प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर जो है मैटर की प्रॉपर्टी है भाई। और जैसे कि मैटर की और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, स्पेस ऑक्यूपाई, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, है ना। तो लाइक ऐसी ही हम बोल सकते हैं। जैसे मैटर की और बहुत सारी प्रॉपर्टी है होती है, ऐसी भाई वेपर प्रेशर भी मैटर की प्रॉपर्टी ही है। वेपर प्रेशर जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी ही है भाई। ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर्टी है ना। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज कौन सी है मैटर की, तो और बहुत सारी प्रॉपर्टी मैटर की है बच्चों। जैसे है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, है ना। मैटर की और कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑक्यूपाई स्पेस, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से, है ना। ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास, जैसे इसमें मास की प्रॉपर्टी होती है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इनर्शिया की, है ना, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जैसे इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे ही वेपर प्रेशर भी मैटर की प्रॉपर्टी है भाई। अच्छा, मोटे तौर पर जो अगर मतलब सारा मैटर जो है वो स्पेशली अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें, कोरिलेट करें, है ना, तो ये जो टर्म है हमारा मैटर, तो ये मैटर जो है स्पेशली मींस मैटर, है ना। यहाँ हमने लिखा है मैटर। तो मैटर 3 फिजिकल स्टेट में है। मैटर जो है 3 फिजिकल स्टेट में है भाई। नॉर्मली देखो बहुत फंडामेंटल तरीके से हम चलना चाहते हैं, जिससे पहली बार में आपको फील आ जाए, है ना। तो अब ये किसी भी मतलब मैटर जो है देखो वो सॉलिड भी है और गैस भी है और एक लिक्विड है। क्या है भाई, लिक्विड है। मैटर जो है सॉलिड भी है, गैस भी है, लिक्विड है भाई। सबकी प्रॉपर्टी, है ना, वेपर प्रेशर जो है वो पूरे मैटर की प्रॉपर्टी है। तो कहीं ना कहीं बहुत पार्शियल, जैसे कोई सॉलिड है तो जो मैटर
जो मैटर आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, वोलेटाइल है ये। जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट ना हो तो हम कहेंगे कि वो नॉन वोलेटाइल है। लेकिन कन्वर्ट तो कहीं ना कहीं सब होते हैं, है ना, चाहे थोड़ा ही हो। तो इसी वजह से हमने ये बात लिख दिया कि वेपर प्रेशर इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। जैसे मैटर की और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसमें मास होता है ना। तो ऐसे ही मैटर की प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर, और जिसमें जो स्टडी हम करेंगे स्पेशली तो वो लिक्विड के रिस्पेक्ट में हमारी स्टडी यहाँ पर होगी। मीन्स सॉलिड और लिक्विड में के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर की स्टडी इररिलेवेंट है ना। तो वेपर प्रेशर की स्टडी यही होगी, स्टडी यही होगी भाई। और इन दोनों के रिस्पेक्ट में स्टडी इररिलेवेंट है ना, इसकी स्टडी आवश्यक नहीं है, स्टडी नॉट रिक्वायर्ड। स्टडी जो है नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, कोई यहाँ आवश्यकता इसकी नहीं है। सॉलिड को, जो मैक्सिमम सॉलिड है उसको हम नॉन वोलेटाइल ही कहते हैं, नॉन वोलेटाइल ही होते हैं। तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है ना। सॉलिड और गैस के लिए इसकी स्टडी रिक्वायर्ड नहीं है, लिक्विड के लिए ही इसकी स्टडी रिक्वायर्ड है। तो हम लोग जो है लिक्विड के लिए इसकी स्टडी करेंगे। अब जरा अगर वेपर प्रेशर को हम और थोड़ा सा डिफाइन कर लें और एक्सप्लेन करें, तो भाई वेपर प्रेशर को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हम कैसे क्या डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पॉइंट ये है कि ये अगर एक क्लोज्ड पार्ट है ना, ये एक बंद बर्तन है। अब ये बंद बर्तन है, यहाँ से हमने जो है ये एक लिक्विड इसमें भर रखा है यहाँ तक। ये क्या लिया भाई हमने, एक बंद बर्तन लिया, क्लोज्ड पार्ट। हमने क्या लिया भाई, क्लोज्ड पार्ट लिया, बंद बर्तन लिया, और इसमें कोई एक लिक्विड रख दिया। भाई नीचे तक दिख रहा है, इसमें कोई एक हमने क्या रख दिया, लिक्विड रख दिया बच्चों। हाँ लास्ट तक दिख रहा है। चलिए मैं हल्का सा नहीं दिख रहा है तो उसको दिखा देता हूँ। देखिए ये फिगर ऐसे ही बना हुआ है और उसमें कुछ नहीं है। तो एक बंद बर्तन लिया है, क्लोज्ड पार्ट लिया है, जिसमें लिक्विड को हमने भरा है। तो बच्चों क्या देखा गया कि अब जो भी टेम्परेचर है ना, हम भी रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। हम जिसकी बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे बच्चों रूम टेम्परेचर की। तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, यानी रूम टेम्परेचर। T इज इक्वल टू क्या है, रूम टेम्परेचर है भाई। तो ये देखा गया बच्चों कि यहाँ से जो लिक्विड है ना, तो इसके पार्टिकल यानी इसके मॉलिक्यूल यहाँ पर शुरू में ऐसे वेपर के फॉर्म में, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। तो मेरा सेंस ये है कि अगर आप विचार करेंगे तो ये एक घटना आपके सामने नजर आएगी। मीन्स लिक्विड जो है वो गैस में जाएगा और आउटर वॉल से टकरा करके वापस फिर कहाँ आएगा, लिक्विड में आएगा। शुरुआत में इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन का रेट कम होगा स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे समय बीतेगा एक समय ऐसा आएगा कि कंडेंसेशन और इवापोरेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, है ना। एक ऐसा समय आएगा कि कंडेंसेशन और इवापोरेशन यानी इवापोरेशन कंडेंसेशन, पहले जो है
ये इवापोरेशन है ना, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो इसमें एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इसका वेपर जो इसके वाल पर या लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगा उसी को हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं, है ना। देखो ये कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको ये याद हो गया होगा। तो चलो हम डिफाइन कर लेते हैं वेपर प्रेशर को। तो है ना, एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ लिक्विड वेपर, है ना। तो डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ लिक्विड वेपर, at equilibrium state of liquid vapor, comma, pressure exerted by vapor, pressure exerted by vapor on the wall of closed part, at the wall of closed part, at the wall of closed part, ORR, at the surface of liquid, at the surface of liquid, at the surface of liquid, है ना। अच्छा एक चीज इसमें और जोड़ दें तो ये बात पूरी हो जाती है सब कुछ सरल ही यार। एक बार मुझे लग रहा है कि और मैं इस फिगर को देख करके बोलूंगा तो मुझे लग रहा है कि आपको याद हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एक बात इसमें अगर और जोड़ दें हम तो ये मामला पूरा हो जाएगा, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। देखो यहां पर भी हमने रूम टेम्परेचर लिया यानी कांस्टेंट टेम्परेचर लिया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ लिक्विड वेपर, pressure exerted by vapor at the wall of closed part or at the surface of liquid is known as vapor pressure of that liquid at that temperature, at that temperature। मेरे ख्याल से ये डिफिनीशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप ही याद हो गई होगी, है ना, मेरे लिखते लिखते। ऐसा थोड़ी है कि अभी ये जो है ना। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने इसीलिए यहाँ लिख दिया कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ हर मैटर कहाँ चला जाता है। टेम्परेचर बदलने के साथ हर मैटर अपना फिजिकल स्टेट बदलता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर जो है हम कह सकते हैं कि मेन फैक्टर है फिजिकल स्टेट का, है ना। वैसे बहुत सारे फैक्टर लिखे जाते हैं, है ना। ये मोटी बात जो है लिखी जाती है बच्चों, बुकों में लिखी हुई होती है कि जो
जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर का फिजिकल स्टेट है वो किस पर डिपेंड है भाई? तो ये जो है डिपेंड है बच्चों, किस पर डिपेंड है? तो भाई इंटर पार्टिकल फोर्स पर डिपेंड है ना, इसकी थर्मल एनर्जी पर डिपेंड है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अब इम्पोर्टेंट तो हर फैक्टर है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। कोई भी मैटर सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा, तो उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स, थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर यही डिसाइड करेंगे कि वो किस स्टेट में रहेगा, है ना। यानी अगर हम टेम्परेचर बहुत हाई कर देंगे तो कोई भी मैटर किस में जाना चाहेगा? वेपर की कंडीशन में जाना चाहेगा। इसीलिए हमने लिख दिया कि वेपर प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वैसे ये भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, कहानी यहाँ शुरू होती है कि सॉलिड और गैस के केस में इसकी स्टडी रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पर जो स्टडी रिक्वायर्ड है वो लिक्विड के लिए हम लोग करेंगे। सॉलिड को अक्सर हम नॉन वोलेटाइल ही बोलेंगे, लेकिन भाई एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा कि जहाँ वो भी कहाँ चला जाएगा? वेपर स्टेट में चला जाएगा, है ना। अभी हम नॉर्मल लिक्विड की बात करेंगे। तो देखो, जब अगर हम किसी बंद बर्तन में कोई भी लिक्विड ले लें तो टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है उसकी वजह से यहाँ जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। अगर हम पहले लेयर को ऐसे कुछ बना दें आपके सामने, तो ये पहले लेयर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये पहले लेयर के का मतलब मॉलिक्यूल को हमने बना करके दिखाया, तो पहले लेयर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये जो है नीचे से एनर्जी लेकर के, अपने जस्ट बिलो लेयर से एनर्जी लेकर के ये वेपर स्टेट में चला जाएगा और नीचे वाली चीज को कूल कर देगा, है ना, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये वेपर स्टेट में जाना चाहेगा। तो यानी ये टेंडेंसी है। तो शुरुआत में इवापोरेशन तेजी से होगा, शुरुआत में इवापोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे ही यहाँ वेपर मॉलिक्यूल आएंगे टकरा करके वापस आएंगे, और यानी कंडेंसेशन भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। शुरुआत में रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? बहुत स्लो, कम होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। तो इस स्टेट पर जितनी वेपर यहाँ खाली स्पेस में कलेक्ट हो जाएगी, वो इसके वॉल पर और इसके सरफेस पर, है ना, इसके वॉल पर, यहाँ पर इसकी वॉल पर और इसके सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर क्या लगाएगी? प्रेशर क्रिएट करेगी, और इसी प्रेशर को, इस लिक्विड का हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। कहाँ पर? एट दैट टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिस पर हम लिक्विड को रखे हुए हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई भाई किसकी? वेपर प्रेशर के डेफिनेशन की। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ लिक्विड वेपर, प्रेशर exerted by vapor at the wall of closed part or at the surface of liquid is known as vapor pressure of that liquid at that temperature. फिजिकल स्टेट जो है टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगी मेनली। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं भाई। तो चलो हम लोग जो है वो फैक्टर चेक करते हैं।
फैक्टर्स, उस वो फैक्टर देखते हैं जिस फैक्टर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है ना। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स अपॉन व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड। नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल है और वोलेटाइल है ना। जैसे मैटर जो है, मैटर दो प्रकार का होगा है ना, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो जिसकी गैसियस स्टेट में जाने की टेंडेंसी होगी उसे हम वोलेटाइल बोलेंगे, और जो गैसियस स्टेट में नहीं जाना चाहेगा उसको हम नॉन वोलेटाइल बोल देंगे। तो सॉलिड तो यही होगा, सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल होगा। सॉलिड जो है क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल। और गैस तो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है ही है, इसलिए वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात ये हमें याद रखना है कि सॉलिड भी कभी लिक्विड में जा सकता है और गैस भी कभी लिक्विड में जा सकता है। तो जब गैस लिक्विड में चला जाएगा और सॉलिड जो है लिक्विड में चला जाएगा तो उस समय भी ये मैटर ही होंगे और ये अपना कुछ ना कुछ क्या करेंगे, वेपर प्रेशर बनाएंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना। तो फैक्टर्स अपॉन व्हिच वेपर प्रेशर इज डिपेंड, है ना। फैक्ट हेडिंग हम लोग ये पढ़ेंगे, फैक्टर्स अपॉन व्हिच, हमारी हेडिंग क्या है, फैक्टर्स अपॉन व्हिच वेपर प्रेशर डिपेंड। तो भाई देखो, अब हमने आपसे क्या कहा कि अब हम वेपर प्रेशर को बीपी ही लिख दिया करेंगे, एक जगह लिख दिया है, वेपर प्रेशर बहुत है। तो सबसे पहली बात जो की जाएगी तो वो नेचर ऑफ लिक्विड, है ना। तो नेचर ऑफ लिक्विड, तो नेचर ऑफ लिक्विड, तो नेचर ऑफ लिक्विड पर भी क्या करता है, ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। लिक्विड का जैसा नेचर होगा, भाई कुछ लिक्विड जो है वो वेपर कंडीशन में जाना चाहेंगे, है ना, कुछ लिक्विड वेपर कंडीशन में नहीं जाना चाहेंगे किसी टेम्परेचर पर। अच्छा, यहाँ मैं एक एग्जांपल ये ले लूं कि भाई जो भी लिक्विड होगा अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ एक एग्जांपल्स मुझे लग रहा है ना, मैं क्लियर करूंगा बात को। तो देखो ये ऐसे मैं आपको समझाऊंगा कैसे कि कोई अगर लिक्विड है ना, ये क्या है, एक लिक्विड है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, तो फिर उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, बहुत मोटी बात है। यहाँ एक एग्जांपल मैं दे दूंगा, एक एग्जांपल ये दे दूंगा कि भाई, है ना, एक एग्जांपल मैं यहाँ दे दूंगा कि पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल, है ना, पेट्रोल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ डीजल, है ना। डीजल से जो है पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए ये मोर वोलेटाइल है, राइट। तो पेट्रोल और डीजल, है ना, पेट्रोल और डीजल। एक दूसरा इसमें एक और बात, चाहे ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना,
तो ये इस पॉइंट को और भी कुछ क्लियर किया जा सकता है। कैसे क्लियर कर देंगे, एक पॉइंट ये भी देख लो। जैसे हमारे पास दो लिक्विड है, हमारे पास दो लिक्विड है। अगर लिक्विड में इंटर पार्टिकल है ना, इंटर पार्टिकल, यहां भी लिक्विड, अगर इसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, यहां पर वान डेर वाल फोर्स की भी चर्चा कभी कभी कर दी जाती है कि अगर वान डेर वाल फोर्स ज्यादा है, चलो अगले पॉइंट में वही कर लेंगे। अगर देखो इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, चाहे हम जो भी लिख दें, इंटर पार्टिकल फोर्स या हम लिख दे भाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, या इंटर पार्टिकल फोर्स, जो भी हम लिखना चाहें दोनों सही है। तो इसका वेपर प्रेशर भाई ज्यादा होगा, ये वेपर स्टेट में ज्यादा चला जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी दिमाग में हमारे होना चाहिए कि अगर ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर है ना, अगर वान डेर वाल फोर्स है ना, वान डेर वाल्स फोर्स, वान डेर वाल फोर्स कहाँ होता है भाई, वान डेर वाल फोर्स है ना, वान डेर वाल फोर्स, चलो फोर्सेस लिख दिया, वान डेर वाल फोर्सेस है ना, चलो सिंगुलर लिखते हैं, वान डेर वाल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब अगर ये ज्यादा है, वान डेर वाल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल अगर ज्यादा है तो फिर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और अगर वान डेर वाल फोर्स ये कम है ना, बिटवीन, वान डेर वाल फोर्स कम है कहां पर, बिटवीन मॉलिक्यूल्स है ना, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब कि उस लिक्विड का, नेचर ऑफ लिक्विड, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये सब बातें हैं जो कि वेपर प्रेशर को क्या कर रही हैं, डिफाइन कर रही हैं कि कैसे वेपर प्रेशर वर्क करता है ना। तो भाई एक फैक्टर, तीन फैक्टर है जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, यानी वही रिलेवेंट स्टडी है। तो एक तो ये नेचर ऑफ लिक्विड आपने देख लिया है ना। अब ऐसे ही सभी के केस में आप कर सकते हो, जितने भी लिक्विड आपको मिलेंगे सभी के केस में आप कर सकते हो है ना। अच्छा, इंटर पार्टिकल फोर्स की बात अगर हम कर दें, वान डेर वाल फोर्स की बात किया, इंटर पार्टिकल फोर्स की बात किया, ये सारी चीजें जो है एक साथ ही वर्क करती हैं। इसमें एक एग्जांपल चलो और हम दे देते हैं। अब जैसे देखो एक एग्जांपल और यहाँ दे देते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने और दे दिया। ये एग्जांपल है कि जैसे डाईएथिल मतलब CH, डाईमेथिल ईथर ले लो, CH3 यहाँ क्या है O, ये डाईएथिल ईथर है। इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, अल्कोहल से भी ज्यादा, यानी C2H5OH, और इससे ज्यादा इसका वेपर प्रेशर हो H2O से ज्यादा होगा है ना। इसका रीजन ये वेपर प्रेशर है ना, ये है वेपर प्रेशर की कहानी। वेपर प्रेशर ये क्या है, डाईमेथिल ईथर है, अल्कोहल है, H2O है। रीजन वही सिंपल है, क्या, इंटर पार्टिकल फोर्स है ना। ये वाला इसका एग्जांपल ये है, सिंपल है ना। रीजन बहुत सिंपल है, वान डेर वाल फोर्स वाला एग्जांपल जो है, वान डेर वाल फोर्स वाला एग्जांपल हम कहाँ दे सकते हैं, वान डेर वाल फोर्स वाला एग्जांपल हम कहाँ दे सकते हैं।
यहाँ मतलब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम इसमें ये दे सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम देना चाहें तो ये दे सकते हैं भाई, देख लो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ये यू कैन से CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3 इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ वांडर वाल फोर्स बहुत कम होगा। देखो CH3 है ना, इसका एग्जाम्पल साफ साफ लिख दिया जाए। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, वही एग्जाम्पल है, जगह कम पड़ रही थी इसलिए मिटा दिया। तीनों के लिए एग्जाम्पल दिया है ना, तीनों के लिए एग्जाम, इसके लिए भी एग्जाम्पल, इसके लिए देखो ये एग्जाम, इसके लिए एग्जाम्पल, उसके लिए ऊपर लिख रहा हूँ। जैसे देखो ये है CH3 है ना, CH3 और CH3, इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा इसकी तुलना में किसके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C है ना, CH3 और यहाँ से CH3 और इससे ज़्यादा इसका होगा, सिंपल यू कैन से CH3 CH2 है ना। तो वेपर प्रेशर ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वांडर वाल फोर्स इसमें कम लगेगा, इससे ज्यादा इसमें लगेगा, इससे ज्यादा इसमें लगेगा, इसलिए वेपर प्रेशर की जो कहानी होगी, इस डायरेक्शन में वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक भाई, इस डायरेक्शन में वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। रीजन बहुत सिंपल सा है, रीजन वही है क्या कि जो वांडर वाल फोर्स है वो कम हो जाएगा। अच्छा, तो हमने क्या देख लिया भाई, हमने देख लिया कि नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, है ना, कुछ का नेचर कैसा है ना। नेचर में क्या क्या बातें ध्यान देना है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान दे देना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ध्यान दे देना है, वांडर वाल फोर्स ध्यान दे देना है ना, ये 3 बातें ध्यान दे देना है भाई, है ना। चलो अगली चीज हम लोग, पहला फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर भाई। टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो उसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को ही हम लोग फॉलो कर लेंगे और इसी इक्वेशन को ही हम समझा दे रहे हैं ना। तो इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन है 2.303 है ना, 2.303 log base 10 P2 upon P1 equal to delta H upon R within bracket T2 minus T1 upon T1 into T2 है ना। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, है ना। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2 है ना। डेल्टा H क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। डेल्टा H क्या है, लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है भाई। अच्छा, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। सही बच्चे इस बात को जानते है ना। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से क्या बढ़ेगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां से एक बात, इसका एक कंक्लूजन यही निकल रहा है, इसका कंक्लूजन बच्चों ये निकल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। ये समरी है, ये समरी है भाई, है। ये टेम्परेचर की कहानी है कि भाई किसी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर वेपर प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यानी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर के घटने के साथ साथ वेपर प्रेशर घटेगा, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये भाई लिक्विड का, कि अगर लिक्विड में कोई नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस अगर आपने ऐड कर दिया, किसी लिक्विड में अगर आपने नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, है ना। इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है और सिखाते हैं भाई। तो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, भाई देखो वेपर प्रेशर की स्टडी हम, है ना, वेपर प्रेशर की स्टडी हम किसके लिए कर रहे हैं? लिक्विड के लिए, है ना। तो तीसरा जो फैक्टर है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन volatile substance, in presence of non volatile substance in liquid, in liquid। भाई लिक्विड में हमने क्या किया? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया। देखो दिख रहा, बढ़िया दिख रहा है, हाँ काम भर का दिख रहा है। हरा वाला कलर उतना अच्छा नहीं दिखता, हेडिंग के लिए इसलिए यूज करता हूं। तो यहां से एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन भी निकलेगा। भाई वेपर प्रेशर की स्टडी हम किसके लिए कर रहे हैं? लिक्विड के लिए। तो अगर उसमें आपने नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस डाल दिया, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस अगर आपने डाल दिया तो फिर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बात लिख दें, चलो ये बात लिख देते हैं। इन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस इन अ लिक्विड, है ना। तो इन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, in addition of non-volatile substance in liquid, इसका क्या रिजल्ट, इसका क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा कि जो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो वेपर प्रेशर लिक्विड का, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ये घटेगा भाई, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा? घटेगा। इसको कैसे समझाया गया आओ समझ लेते। अच्छा, यहां से एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकलता है। बहुत बढ़िया कंक्लूजन क्या निकलता है कि इसी से एक रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट लिख देते हैं फिर समझाते हैं। इससे एक रिजल्ट निकलता है भाई, इस लाइन से, इस पूरी लाइन से एक बढ़िया रिजल्ट आता है।
और रिजल्ट क्या है आओ देख लेते हैं। तो वो रिजल्ट ये है कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। लैंग्वेज लिखें या समझा दें, लैंग्वेज लिखें या समझा दें, चलो समझा देते हैं। ये देखो रिजल्ट को बहुत छोटे से में लिख देते हैं, है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन, रिजल्ट चलो ऐसे, वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, solution of non-volatile solute, ये बात याद रखना है भाई, solution of non-volatile solute ये हमेशा ट्रू है। इसको समझा देते हैं, फिगर बना के समझा देते हैं। टेम्परेचर वाला मामला मेरे ख्याल से बहुत ही इजी था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, ये उस मैटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। तो टेम्परेचर वाला मामला, ये इक्वेशन याद रखना है, कभी इस पर सवाल नहीं पूछा जा सकता है ना, ये इक्वेशन पूछा जा सकता है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है ना, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल। तो ये है कहानी भाई, ये कहानी है। अच्छा, इसी में जो है, इसी में हमारा मामला थोड़ा सा और बढ़िया बन जाएगा और हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे राउल्ट लॉ, है ना। इसी में जो है, अब देखो जरा इसको ऐसे समझाया गया है, कैसे, छोटी सा फिगर बना दें, समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये है प्योर लिक्विड, इसको समझा रहे हैं हम, ये है देखो प्योर लिक्विड। तो ध्यान दो, ऐसे इसका जो है क्या होगा, ऐसे ये प्योर लिक्विड होगा। अब अगर आप इस बर्तन को आप बंद कर दोगे तो यहीं पर ये गैस जो है ना, ये प्योर लिक्विड हो गया। चलो ये इतना हो गया, प्योर लिक्विड हो गया ये, चलो अभी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ ऊपर इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। जब आप इसमें क्या करेंगे, जब आप इसमें मिला देंगे, क्या, जब आप इसमें मिला देंगे, क्या मिला देंगे आप, नॉन वोलाटाइल, जब इसमें आप मिला देंगे नॉन वोलाटाइल, इसमें आप मिला देंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। चलो मिला देते हैं भाई, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट चलो मिला दिया यहाँ पर, देखो ऐसे ही। तो ये क्या हुआ, जो सरफेस एरिया है, अवेलेबल सरफेस एरिया है, अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, ये घट गई। तो इसीलिए जो है वो जो अवेलेबल सरफेस एरिया यहाँ घट गई, है ना। इस वाले केस में यहाँ पर अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर वेपराइजेशन, अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर वेपराइजेशन, ये घट गई भाई, ये क्या हुई, घट गई। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, घटेगा, है ना। रेट ऑफ वेपराइजेशन घटेगा।
तो फिर वेपर प्रेशर इस वजह से रेट ऑफ वेपराइजेशन घटेगा। तो इस वजह से वेपर प्रेशर यानी कुछ सरफेस एरिया ये नॉन वोलाटाइल सल्यूट पार्टिकल है। क्या है? नॉन वोलाटाइल सल्यूट पार्टिकल। अब कभी भी मेरा फोकस, मेरी ऊर्जा खर्च होती है आपको समझाने में, आप कभी भी शॉर्टकट ना लिखें। इंटरमीडिएट बच्चों के ऊपर मेरे ख्याल से कई सब्जेक्ट का प्रेशर होता है, इसलिए जब भी आप नोट्स को रिवाइज करेंगे तो उसमें कभी कभी शॉर्टकट भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए आप शॉर्टकट ना लिखें, उसी वर्ड को आप शॉर्टकट लिखें जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो कि आप उसे दोबारा कभी भी पढ़ लेंगे, है ना। ये क्या है? नॉन वोलाटाइल सल्यूट पार्टिकल है ना। तो इससे वेपर प्रेशर इसका घट जाएगा। इससे क्या होगा? वेपर प्रेशर इसका क्या होगा? घट जाएगा भाई, वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ये फैक्टर हमने देख लिया। तो इसी वजह से यहां पर एक चीज हम लोग यूज करेंगे, सॉल्वेंट का, या चलो यहां लिख देते हैं, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम पी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये जो है सॉल्वेंट का है, दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन, है ना। तो ये ट्रू इस समय होगा, ये इस समय क्या होगा? ट्रू होगा। और यहीं से जो है हम लोग राउल्ट के लॉ की स्टडी करेंगे। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने वेपर प्रेशर को समझा, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर को समझा कि कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करेंगे। और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, है ना। राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, है ना। अब और बहुत सारी चीजें हैं वेपर प्रेशर से रिलेटेड, तो उसको हम लोग समझेंगे वन बाय वन करके, राइट। तो बच्चों हम लोग अब पढ़ेंगे राउल्ट लॉ, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? राउल्ट लॉ। अच्छा, यही जो डिफरेंस है ना, इसका कुछ डिफरेंस, अगर ये ग्रेटर है तो इसका कुछ डिफरेंस भी आएगा, है ना। इसका क्या आएगा? कुछ डिफरेंस भी आएगा। तो एक पॉइंट यहाँ चाहे आप नीचे लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस, इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्वांटिटी यानी जो घट गई, है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो चलो हम लोग जो है पढ़ते हैं क्या? राउल्ट लॉ, है ना। हम लोग जो है राउल्ट लॉ पढ़ते हैं। भाई हेडिंग हमारी वही है, क्या हेडिंग है? वेपर प्रेशर। और इस हेडिंग में ही राउल्ट लॉ है। वेपर प्रेशर वाली जो हेडिंग है, बाद में हम इसका एक चार्ट भी दे देंगे। तो वेपर प्रेशर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी में राउल्ट लॉ है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर भी है ना। और फिर राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ की कंपैरेटिव स्टडी भी है। तो पहले हम लोग जो है वेपर प्रेशर, तो हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है भाई, हमारी हेडिंग तो वही पुरानी वाली हेडिंग जो थी, है ना। हमारी पुरानी वाली जो हेडिंग थी वेपर प्रेशर, तो अभी भी हेडिंग वही है कि वेपर प्रेशर में हम लोग वेपर प्रेशर में क्या पढ़ेंगे? राउल्ट लॉ पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ। अब देखो राउल्ट लॉ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो राउल्ट लॉ में जो है 2-3 पॉइंट की स्टडी, 2 पॉइंट की स्टडी कम से कम हम लोग करेंगे। हाँ, 2-3-4 पॉइंट
पर हम डिस्कस करेंगे राउल्ट लॉ में। तो पहले तो हम राउल्ट लॉ पढ़ेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो पहला नंबर 1 पर जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें नंबर 1, चलो इसमें जो है नंबर 1 इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 राउल्ट लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर a solution of non-volatile solute, for a solution of non-volatile solute। तो देखो इसमें क्या मामला है। तो भाई राउल्ट साहब ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, है ना, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा तो वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। राउल्ट साहब क्या कह रहे हैं, 3-4 चीजों के रिस्पेक्ट में हम इसकी स्टडी करेंगे डिटेल में, है ना। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की प्रोपोर्शनल होगा, है ना। हम ऐसे लिख दें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ये वाला मामला है, यही है रूल इनका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन proportional to mole fraction of solvent, mole fraction of solvent। अच्छा, रीजन बहुत सिंपल है, इस लाइन का रीजन बहुत सिंपल है कि सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन बहुत सिंपल है इसका कि अब वैसे तो ये लॉ है, इस लॉ के पीछे जो लॉजिक काम कर रहा है वो ये है कि जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू है ना सॉल्वेंट। अच्छा ध्यान दो, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो भाई अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट की वजह से होगा। अच्छा इसको मतलब और कैसे लिख देंगे हम लोग, इसको हम जो है पीएस लिखा करें आप, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग, भाई वो भी एक प्रेशर ही है तो पीएस लिखा करें, यानी पीएस प्रोपोर्शनल सॉल्वेंट। अच्छा यहां पर हम लोग ये XA है ना, ये एक नोटेशन है ना, हमने सुविधा के लिए कभी है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपली सुविधा के लिए जो है हमने ABC नोटेशन बनाया था, है ना। कुछ किताबें सॉल्वेंट को जो है, कुछ किताबें सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करती हैं और कुछ जगह बी होता है कि एक रिप्रेजेंटेशन है ना। तो यहाँ पर इसी वाली चीज को यहाँ पर हमने लिखा है, तो PS प्रोपोर्शनल XA। अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, आपको पता है PS इज इक्वल टू K XA, है ना।
तो के क्या है, वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और मीन्स इसको लैंग्वेज में भी कैसे हम लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इसको हम लैंग्वेज में ऐसा कुछ लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं। हालांकि अब आप मान लो मैं कहीं नहीं लिखता हूँ, ऐसा लिख करके आगे बढ़ जाता हूँ, तो ये लैंग्वेज आप डायरेक्ट अपने आप लिख लेंगे, है ना। राउल्ट-लॉ क्या कहता है, राउल्ट-लॉ ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन volatile solute is directly proportional to the mole fraction of सॉल्वेंट। यही है भाई राउल्ट-लॉ। यही क्या है, राउल्ट-लॉ है ये। ठीक भाई, इसी से हमने उस लैंग्वेज को लिख दिया, बहुत सिंपल सी बात है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू mx, है ना। अच्छा ध्यान दो, अगर हम xa को XA के अमाउंट को बढ़ाएं, XA को, अगर भाई X हमें क्या पता होता है सॉल्यूशन के लिए, देखो हमें ये बात पता होती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, हमें सॉल्यूशन के लिए क्या पता होती है, XB प्लस XA इक्वल टू 1, है ना। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऐसा हमने कर दिया, है ना, अब हम सॉल्यूट के अमाउंट को कम करें और सॉल्वेंट को हम बढ़ाएं, तो ये धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा, तो ये धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा भाई, सॉल्यूट के, है ना। तो सॉल्यूट के अमाउंट को कम करें और इसको बढ़ाएं, तो ये XA अप्रोच करेगा, XA किसको अप्रोच करेगा, 1 को। XA किसको अप्रोच करेगा, 1 को। तो इसका मतलब कि जब ये 1 को अप्रोच करेगा, तो यानी K जो है वही XA अगर 1 को अप्रोच करेगा, ध्यान दो, अगर XA 1 को अप्रोच करेगा, यानी ये अगर भाई इसको कम करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, ये 1 की तरफ पहुंच जाएगा। तो इस समय जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ, तब इसमें सॉल्यूट रह ही नहीं जाएगा, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये अप्रोच कर जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की, दिख रहा है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के ये इस तरफ अप्रोच कर जाएगा, हाँ साफ साफ दिख रहा है। तो यहां से इस K की जगह पर, यानी K जो है वो, इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि K अप्रोच करेगा किसको, K अप्रोच करेगा P0 A, है ना। तो P0 A क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इन प्योर स्टेट, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, जब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो फार्मूला हमारा बन जा रहा है, ये जो हमारा फार्मूला बन जा रहा है, तो ये जो हमारा फार्मूला बन जा रहा है, यानी सॉल्यूशन में का जो वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, है ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा P नॉट A मल्टीप्लाइड एक्स ए, है ना। P नॉट A और एक्स ए क्या है, ये बात आपको बहुत ही क्लियर है ना, क्योंकि सॉल्वेंट की ही वजह से ही है। तो इसको हम अभी यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना सॉल्वेंट का P नॉट A प्योर स्टेट में, है ना, प्योर स्टेट में ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो और ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो ये सॉल्यूशन का क्या बन जाएगा। इसका अगर हम ग्राफ बना दें तो फिर ये ऐसे ग्राफ आएगा। अगर इसका हम ग्राफ बना दें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। तो y इज इक्वल टू mx है ना, y इज इक्वल टू mx है, ये भाई y इज इक्वल टू mx है। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और यहाँ पर XA के बीच में ये ग्राफ अगर बनेगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, और यही इसी का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, यही क्या होगा, P नॉट A होगा, यही क्या होगा, P नॉट A होगा। ठीक है भाई, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, राइट, P नॉट A। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कि दो, अभी तो इसमें देखो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था जिसकी वजह से प्रेशर था नहीं। अब अगर लिक्विड, दो लिक्विड हों जिन दोनों की वजह से अगर वेपर प्रेशर बन रहा हो सॉल्यूशन का, तो फिर राउल्ट का लॉ देखेंगे। राउल्ट दूसरा हम लोग इसी में दूसरा देख लेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू नॉन वोलेटाइल लिक्विड, है ना। इसमें जो है दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, राउल्ट्स लॉ। इसमें सिस्टमेटिक चल रहे हैं भाई हम, है ना। वेपर प्रेशर को कैसे मेजर किया जाएगा, वही कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है ना। बैरोमीट्रिक मेथड यानी बैरोमीटर से ही हम मेजर करते हैं किसको, वेपर प्रेशर को, है ना, कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, जब volatile लिक्विड आपस में मिलाए गए हों तो फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इसको राउल्ट साहब ने बताया। कैसे बताया इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले, फिर लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा। जैसे मान लो एक ये लिक्विड है A, ये लिक्विड है A, एक लिक्विड दूसरा है इसमें B, है ना, ये लिक्विड है। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा भाई।
इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। ये क्या है, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, है ना। ये सॉल्यूशन बन जाएगा और इस, है ना, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक भाई, दोनों को हम मिला देंगे तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा और इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, इसका सेपरेट भी क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, है ना। इसका सेपरेट भी कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो इसका जो सेपरेटली वेपर प्रेशर है उसको हम PA से डिनोट कर दे रहे हैं। इसका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है इसको हम PB से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो राउल साहब ने ये कहा कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होगा, है ना। तो एक एक बातें, एक एक पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या कहा गया बच्चों, ये राउल साहब ने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। तो यहां पर हम लोगों ने दो ही लिक्विड लिए हैं, तो इसके अनुसार इसका मतलब ये हुआ कि PS इज इक्वल टू, है ना, PS इज इक्वल टू, अब ये पार्शियल प्रेशर है ना, PA प्लस PB। तो यहां से जो है PA प्लस PB पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो है ना, इस सॉल्यूशन में ये जो PS होगा किस वजह से होगा, PA की वजह से होगा और PB की वजह से होगा भाई। और यहां जो A का पार्शियल प्रेशर होगा, अगले पॉइंट में क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जो PA होगा ये जो PA होगा यहां पर इसको हम लोग यू कैन से नॉट से रिप्रेजेंट कर दे। चलो इसको हम नॉट, ये नॉट है ना, तो हाँ अभी ठीक है, P0A ये केवल रिप्रेजेंटेशन है भाई, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में अंडरस्टैंडिंग भी है, कंसेप्ट भी है, वो समझते रहना है। तो हमने इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा XA, है ना, XA P0A और XA P0A, और ये हो जाएगा भाई PB इज इक्वल टू XB P0B। तो यहां से जो है PS हमें मिल जाएगा। इन दोनों को अगर हम ध्यान दें तो मेन जो हमारा इक्वेशन PS आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P0A XA प्लस P0 पार्शियल प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में, ये प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, इसे हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर
इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट, ये दोनों है भाई, ये है ना। और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए एंड पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए। ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए। और ये क्या है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, ड्यू टू लिक्विड बी, लिक्विड बी ड्यू टू लिक्विड ए, है ना। तो ये फार्मूला इन्होंने दिया, राइट। तो सॉल्यूशन में अगर वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, यहीं से आइडियल और नॉन आइडियल का भी कंसेप्ट बनता है ना। तो ये मीन्स जो रूल है ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ हम उसको मिला करके आपके सामने लाएंगे तो फिर कंक्लूजन निकलने लगेगा और किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अभी ये दो चीज़ें हमने देख लिया, राइट। अब हम लोग जो है डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ में रिलेशन देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल इस पर भाई बहुत अधिक पूछा जाता है, बहुत अधिक पूछा जाता है, इसीलिए हमने 3 स्टार लगा दिए, है ना। रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, है ना, यहाँ से इसी से रिलेटेड है। तो रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, है ना। तो इसमें रिलेशन है भाई, क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि डाल्टन साहब का लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। देखो टोटल प्रेशर, अभी यहां पर सॉल्यूशन का ही प्रेशर हम लिख देते हैं, है ना। टोटल प्रेशर यानी PS इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस स्टेट दैट इज YA, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये बात समझ में आ रही है। पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, है ना। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें, YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। देखो ये यही है भाई, लिक्विड ए बी, इसी चीज को वहां हम लिए हैं, है ना। इसी चीज को यहां आप कंसीडर करके चलना। और पीएस क्या है, यानी पीएस को कई बार जो है पीएम भी लिख देते हैं, है ना। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, या कई बार पी टोटल भी लिख देते हैं, टोटल वेपर प्रेशर। तो एक ही बातें हैं ये, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर या टोटल प्रेशर, तो एक ही बात है भाई, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू, है ना, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, ड्यू टू लिक्विड ए। अब देखो राउल्ट साहब, ये तो डाल्टन साहब की कहानी थी, ये किसके अनुसार है, ये डाल्टन साहब कह रहे हैं। और राउल्ट साहब क्या कह रहे हैं कि पीए जो है इक्वल टू, वो क्या है, XA मल्टीप्लाइड XA इंटू P नॉट ए,
है ना। अब एक्स ए और पी नॉट ए क्या है ना, ये देखो बता ही दिया पी एस क्या है। अब यहाँ पर ये तो यही है, पी ए तो भाई यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं। और पी ए तो यही है और पी नॉट, अब एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट। ये क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट। अच्छा ये क्या है, पी नॉट ए, तो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट। तो देखो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला बनता है। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ आपको ज्यादा मिलेगा, यानी PM इंटू YB, सॉरी YA, PM इंटू YA इक्वल टू XA इंटू P नॉट A। तो यहां से जो YA निकल करके आता है, YA के लिए ही भाई ये चीज की जाती है, तो YA जो निकल करके आता है XA इंटू P नॉट A डिवाइडेड बाई PM या P टोटल, जो भी आप लिखना चाहो, ये तीनों चीजें सेम है ना, जैसा हमने बता दिया। ऐसे ही जो है हमें लग रहा है कि मिटा दे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेम कहानी YB की भी होगी, अगर दो लिक्विड है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे लग रहा है लास्ट में एक पॉइंट में हमें इसे समझाना होगा, तो चलो मैं लास्ट में ही उस पॉइंट को समझाऊंगा। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम 3 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। देखो ये जो है, ये पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, चलो इस रेड से ले लेते हैं पहला पॉइंट। ये ऊपर वाला जो था, ये वाली चीज, ये किसके द्वारा था भाई, ये डाल्टन साहब के द्वारा था। और ये किसके द्वारा था भाई, ये जो है, ये जो लिखा गया है ना, ये इक्वेशन राउल्ट साहब के द्वारा था, ये डाल्टन साहब के द्वारा था। तो दोनों को इक्वेट कर दिया गया। ऐसे ही इसमें 3 पॉइंट में हम, मुझे लग रहा है कि ये बात आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। अगली बात हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, बी के लिए भी लिख सकते हैं। तो डाल्टन साहब ने के अनुसार जो PB होगा वो क्या होगा, है ना, चाहे P टोटल, अक्सर P टोटल मिलता है, तीनों चीजें सेम ही हैं, P टोटल लिखो, PM लिखो, PS लिखो। ये क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल वेपर प्रेशर, है ना। तो ये YB ये किसके द्वारा है ना, तो ये वही है। और यहां से जो है PB जो है, ये डाल्टन साहब है। ये राउल्ट साहब क्या कह रहे हैं कि ये PB जो है वो YB, ये PB जो है वो क्या है, हाँ, XB इंटू P नॉट B, ये राउल्ट साहब है। सारी चीजें ये क्या सब है, यहां से ही आप आराम से लिख सकते हो। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन लिक्विड स्टेट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन लिक्विड स्टेट, है ना, लिख दें।
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस स्टेट, लिख देते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस स्टेट। तीसरे पॉइंट में आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। ये क्या है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट। ठीक है भाई। तो अब यहां से जो है क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा कि P टोटल इंटू वाई बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो यानी वाई बी, जो ये वाई बी और वाई ए बहुत पूछा जाता है, एक्स बी इंटू पी नॉट बी अपॉन पी टोटल। तो ये इस प्रकार से जो है। अच्छा, यहाँ जो मुझे लग रहा है कि अगर बच्चे थोड़ा सा कम समझ रहे होंगे तो ये 3 पॉइंट एक साथ आप समझो तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ जाओगे। ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जरा देखो, जैसे अगर हमने जो है दो लिक्विड को मिला करके, ए और बी को मिला करके अगर ये सॉल्यूशन बनाया है, ये सॉल्यूशन किसका किसका बना हुआ है, ए का बना हुआ है, लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, और किससे बना हुआ है, लिक्विड बी है। तो यहां एक चीज बहुत क्लियर आपको समझना चाहिए कि अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो दोनों का वेपर प्रेशर अलग होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो दोनों का वेपर प्रेशर भी अलग होगा। तो लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी अलग होगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, इससे यहां से देखो मुझे लग रहा है बीपीटी ऑफ ए एंड बी, बीपीटी ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। तो यहां से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, है ना, ये है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट, यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट इज डिफरेंट इन, है ना। तो मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर हैं। एक बार फिर से समराइज करता हूं मैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में होगा वो मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में नहीं होगा, है ना। जो मोल फ्रैक्शन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट,
स्टेट नॉट इक्वल टू इन वेपर स्टेट, वेपर स्टेट। भाई देखो, एक बार मुझे लग रहा है कि ये तीसरे वाले पॉइंट को एक बार मैं फिर से समझाऊंगा। मैं ये समझा रहा हूं कि एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, इसी दोनों को मिला करके ये क्या बना है, सॉल्यूशन। अब यहां पर वेपर स्टेट में दोनों की वजह से वेपर होगी, ए की वजह से भी और बी की वजह से भी। इसी वजह से इसका कुछ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, इसी को हम मिक्सचर का वेपर प्रेशर कहते हैं, इसी को हम टोटल वेपर प्रेशर भी कहते हैं। अब यहां पर कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, लिक्विड स्टेट में कुछ ना कुछ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। सॉल्यूशन का लिक्विड स्टेट में दोनों का अपना कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। अब अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो दोनों का रेट ऑफ इवापोरेशन अलग होगा, यानी अलग अलग रेट से वो क्या करेंगे, वेपर में जाएंगे। तो यहां जो मोल फ्रैक्शन होगा वो यहां मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इसलिए ये फार्मूला क्या है, यूजफुल है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा भाई कि जो डाल्टन्स लॉ है ये राउल्ट लॉ से कैसे जुड़ा हुआ है, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, तो एक लेक्चर और इसको आगे बढ़ाने के लिए लेना होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं इसमें, तो इसको हम डिस्कस करेंगे राइट, इसी के अगले वाले लेक्चर में।